हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी की नोटिफिकेशन और वैकेंसी दोनों आ चुकी है। ठीक है, जोन वाइज भी वैकेंसी सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है, तो आपने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया होगा या फॉर्म जब ये वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपने फॉर्म भर भी दिया होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपके पास लेकर आए हैं परसेंटेज का, जो रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसके सारे सवाल यहाँ पे। अगर आप वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करना है कि एक दो सवाल लगाकर देख लेना, क्या आपके मेथड से वो जल्दी लग रहा है या हमारे बताए हुए मेथड से जल्दी लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप जब हमारा सेशन पूरा अटेंड कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिन सवालों को आप बहुत चंद सेकंड में कर सकते थे, कुछ ऐसे तरीके मैं बताने वाला हूं इस सेशन में आपको, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले सवाल पे आते हैं कि पहला सवाल हमारा है क्या। पहला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है देखते हैं। जैक ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल कर गया। ठीक है, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा में पास होने, उत्तीर्ण का मतलब पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। ठीक है, तो कहा जा रहा है उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे। ठीक है, मतलब एक बंदा है, उसकी दो कंडीशन दी गई है। ठीक है, हो सकता है बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा, बट चलते हैं पहले बेसिक को समझते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि ऐसे सवालों में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं। पहले बेसिक समझते हैं। मान लिया जाए कि ये पासिंग लाइन है, ये एक पासिंग लाइन है और यहां पे जो बंदा जैक है वो एक बार 45% अंक प्राप्त कर रहा, और इस पासिंग लाइन पे आने के लिए उसे कितना अंक और चाहिए। तो अगर मैं इसे 18 अंक दे दूं तो ये पासिंग लाइन पे आके खड़ा हो जाएगा। जैक क्या होगा, पासिंग लाइन पे आके खड़ा होगा कि नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जैक 65% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए जितने मार्क्स उसे चाहिए उससे वह 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा, मतलब वो पासिंग लाइन से अगर 65% पे चला गया है तो पास होने से कितना ज्यादा अंक पा गया, वो 6 अंक। तो अगर इसे पासिंग लाइन पे लाना है तो 6 अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं तो ये भी पासिंग लाइन पे आ जाएगा। मतलब 45% प्लस 18 जो है 65% माइनस 6, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 45% प्लस 18 इक्वल्स टू 65% माइनस 6 लिख सकता हूं मैं। अब दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है। इक्वल कैसे किया आपने अभी देख लिया। अब हमें क्या करना है, बस अरेंज करना है चीजों को। अगर माइनस का 6 उधर जाएगा तो 18 के साथ प्लस होकर क्या होगा, 24 बनाएगा। और अगर 45 इधर आएगा तो 65 माइनस 45 आपको कितना बनाएगा, 20%। मतलब 20% की वैल्यू कितनी है आपको, 24 है। मुझे पूछ रहा है कि अधिकतम अंक मतलब फुल मार्क्स का, कितने मार्क्स का पेपर वो था, आपसे ये पूछ रहा है। तो फुल मार्क्स क्या होता है, किसी भी परीक्षा को आप जब दे रहे हो तो 100% होता है फुल मार्क्स। तो 100% की आपसे वैल्यू पूछा। अगर 20% 24 है तो 20% को अगर 100% बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी इसे 5 से 5 गुना करना होगा, ये 100% बन जाएगा आपका, और ये आपका 120 आ जाएगा। मतलब कितने मार्क्स का पेपर था वो, टोटल 120 मार्क्स का पेपर था। बट क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे ऐसे सवालों में, ऐसे कई सवाल पूछे। अगर आप सेशन में भी आएंगे तो आपको और दिखेगा कि ऐसे कई उसने सवाल पूछे हैं रेलवे एनटीपीसी ने। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ऐसे सवालों में करते क्या है। जब भी आपको दो कंडीशन एक स्टूडेंट की दे रखी हो या दो स्टूडेंट किसी की भी दे रखी हो कि 45% अंक प्राप्त करता है और 18 नंबरों से फेल करता है, दूसरी कंडीशन में वो पासिंग नंबर से ज्यादा लेकर चला है, तो आपको क्या करना है कि जो परसेंटेज वैल्यू दी है उसका डिफरेंस ले लेना है। जैसे यहाँ 45 और 65 का डिफरेंस कितना होगा, 20, और नंबर जो दे रखा होगा उसका एडिशन कर देना। यहाँ 6 अंक अधिक पाया है, यहाँ 18 अंकों से फेल कर गया है, तो 18 और 6 कितना हो गया, 24। तो आपके पास सीधा 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 24। आपसे जो भी पूछा है, अगर फुल मार्क्स पूछ रखा है कि कितने मार्क्स का पेपर था तो 100% की वैल्यू निकाल लेना आप। ठीक है, अगर लेट्स सपोज इसमें पूछता है कि पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए उसे, तो ये बताओ 45% पाया है, 18 नंबर से फेल कर गया, टोटल मार्क्स है कितने, 120। 18 को अगर मैं परसेंटेज में निकालूं कि कितना परसेंट है ये, तो पासिंग परसेंटेज हमारा पता चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो 124 का कितना परसेंट है, 18 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, हम यहां से निकाल लेंगे। 20 से ये 6 बार में, 20 से ये 5 बार में, और 6 से ये 3 बार में, कितना प्रतिशत है, 15% है।
अगर 15% उसे और होता, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है 60%, 18 की वैल्यू कितनी है 15%, 15% अगर ऐड कर देंगे तो पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे, 60% मार्क्स चाहिए थे। ये था पूरा प्रोसेस कि अगर आपसे अगले या आने वाले जो एग्जाम्स है या पेपर है कहीं भी ऐसा सवाल पूछ ले, ये हर जगह पूछा जाता है। तो मैंने पहले आपको दो कंडीशन बताया कि दोनों इक्वल क्यों होगा। फिर अगर आपसे पासिंग परसेंटेज पूछा तो ये नंबर से लेके आप 6 को भी ले सकते हैं, 6 कितना परसेंट है और इस 65 में से माइनस करेंगे तो पासिंग लाइन पे आ जाएगा। तो पासिंग लाइन के लिए क्या चाहिए था, 60% आपको चाहिए था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें, आपको लग रहा होगा आसान, बट बहुत कैलकुलेटिव है। डाटा आपके पास एक कैलकुलेशन दिया हुआ है और टाइम ही तो बचाना होता है हमें, टाइम ही तो बचाना होता है। अगर जो सोच रहा बच्चा कि ना मैं इसे कर लूंगा बेसिक तरीके से, तो करते रहो, करोड़ों फॉर्म गिरते हैं और बहुत बच्चे ऐसे करते रहते हैं। आपको डिफरेंट तरीका, डिफरेंट अप्रोच आना ही चाहिए। अगर आपका डिफरेंट अप्रोच होगा तभी आप पेपर निकाल पाओगे। और देखिए इसमें डिफरेंट अप्रोच कैसे लगाते हैं चीजों को। अगर नहीं आ रहा तो सीखने की कोशिश करें, पूरा सेशन आप देखें कैसे देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। एक गांव की जनसंख्या आपको दे रखी है, ठीक है, सवाल कितना सिंपल है बट कैलकुलेटिव है कि नहीं है, डाटा भी हमारे पास कुछ अजीबोगरीब है। गांव की जनसंख्या इतनी है, इफ एनुअली इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 4%, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नया बच्चा भी है या कोई नया बंदा है जो ऐसे सवालों को लगा रहा है, तो पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूं कि पहले हम फ्रैक्शन को यूज करेंगे परसेंटेज में। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 100 से इसे डिवाइड दे दो, 100 से डिवाइड देते ही कितना बन गया ये 101/25। मतलब अब टोटल वैल्यू को आपने 25 से कंपेयर करना शुरू कर देना है। जो नया बच्चा उसके लिए बता रहा हूं, 1/25। 25 अगर टोटल जनसंख्या है, अगर वो 4% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ जाएगी, जो इसके माथे पे कितना 1 बढ़ के 26 हो जाएगा। आपको देखना क्या है, टोटल जनसंख्या हमेशा जब भी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर, वो या तो टोटल वैल्यू बन जाएगा या टोटल जो भी जनसंख्या दे रही है जनसंख्या जिसके रिस्पेक्ट में यहां बात हो रही है। अगर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में भी बात हो रहा होता तो ये सीपी का काम करता, याद रखें मैक्सिमम 90% केसेस में, ठीक है। तो चलते हैं, अब अगर मैंने 4% को 1/25 लिखा है तो हमारी जनसंख्या 25 है और ये अगर 4% से बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, 1 बढ़ के कितना हो जाएगी 26। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब ऐसा कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इस इधर भी स्क्वायर कर दो या फिर आप 2 बार इसे लिख सकते हैं, 25 से 26, 25 से 26। ये आपकी ओरिजिनल जनसंख्या है और ये जो है इंक्रीज होने के बाद हो रही है। तो 25 625 और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 676, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं सीधा यहाँ पे स्क्वायर भी करता, 2 साल के लिए होता तो 3 साल के लिए होता तो क्यूब करूंगा, 4 साल के लिए होगा तो इधर भी पावर 4 इधर भी पावर 4, इधर भी स्क्वायर, अगर 2 साल है तो इधर भी स्क्वायर। तो पहले जनसंख्या 625 थी, ये आपकी ओरिजिनल होगी। पहले जनसंख्या कितनी थी 625, 2 सालों में बढ़ के कितनी हो गई 676 हो गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो मुझे पता है कि कोई भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 625 से पूरा वो नंबर कट रहा होगा और इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। कैसे, हमारे मैं जो इसको फ्रैक्शन में तोड़ के लिख रहा हूं तो 625 लिखा मैंने, 625 हमारा क्या है, ये टोटल जनसंख्या है, बट सवाल में टोटल जनसंख्या कितनी है, इतनी। तो इस 625 का कंपैरिजन इस सवाल में दिए हुए जनसंख्या से होगा। तो 625 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 625 की वैल्यू आपको दे रखा है 224375। एक की वैल्यू निकालनी है तो 224375 अपॉन 625। मैं बस बता रहा हूं, मैं कैलकुलेशन करने वाला ही नहीं हूं, बस मैं आपको तरीके बता रहा हूं। आप बस जुड़े रहना, आप देखना कि मैं कैलकुलेशन इसमें करने ही नहीं जा रहा हूं, आपको लग रहा हो बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। 625 एक की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी 676 की, 676 से मल्टीप्लाई करना। अब मुझे पता है कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो पहले 625 से तो ये पूरा कटेगा क्योंकि कोई डेसिमल में नहीं है, ठीक है, प्लस वो ये 26 इंटू 26 किससे बना है 13 से बना है, मतलब 13 2 बार यहां मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार हुआ है कि नहीं हुआ है, 26 इंटू 26 का ही तो स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि जब 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आंसर भी आएगा वो 13 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक बात कहूं कि अगर 7 इंटू 8 लिख रहा हूं तो आंसर क्या आएगा 56। क्या ये 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल। क्या ये 7 से भी डिविजिबल है, बिल्कुल, क्योंकि जिनके प्रोडक्ट से ये बना है उनसे उससे ये डिविजिबल भी होगा। तो ये किसके प्रोडक्ट से बना है,
676 और इसके प्रोडक्ट से हमारा कोई एक आंसर है। अब मैं कहता हूं कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है तभी आप इस सवाल को बहुत जल्दी लगा लेते। डिविजिबिलिटी रूल किसकी हमें चेक करनी है? 13 की। तो अब मैं पूरा इधर मिटा रहा हूं और 13 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 13 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं कि देखते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहते हैं। 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि शुरुआत 7, 11 और 13 इसका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर है, आप पेयरिंग करें इधर से, राइट हैंड साइड से पेयरिंग 3-3 का करना शुरू करें और अगर उनका डिफरेंस, अल्टरनेट पेयर लेना है, अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 या 13 या 7 के मल्टीपल में है तो नंबर भी उससे डिविजिबल है। तो अगर मैं यहां से पेयरिंग करना शुरू 3-3 का पेयर करूं, 684 में अगर मैं 242 घटाऊं, क्या ये 13 से डिविजिबल है? 2, 6, 4 यही आ रहा है, 2, 6, 4। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 से डिवाइड देके देखेंगे, 13 तिया 39 और कितना हो गया 7, 72 नहीं डिविजिबल है ये। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 240 यहां से माइनस करेंगे, 8, 2, 2, 228 क्या 13 से डिविजिबल होता है? चेक कर लेते हैं। 13 दूनी 13 एकम 13, 13 हो गया, 13 और 7 9, 98 हो रहा है, नहीं डिविजिबल है। यहां भी चेक कर लेते हैं, 236, 236, 14 में से 8 गया 6, बाकी बचा 5 में से 3 गया 2 और ये कितना रह गया आपके पास? ये रह गया 7, 7 में से 2 गया 5। क्या ये भी नहीं कट रहा? देखो अगर मैं यहां से 5 में से 3, 2 बचा और फिर ये पूरा 6 आएगा, सॉरी ये 6 होगा, 62। क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये भी नहीं डिविजिबल है। अब इसे चेक कर लेते हैं, 2, 3, 2, 4, 1 और ये हो गया 6। क्या ये डिविजिबल है? 2, 1, 6। क्या डिविजिबल? 13 चौको 52, 8 और 1 9, 94। ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा। 13 से कोई तो डिविजिबल होना चाहिए। क्या यहां मैंने सही किया? 2, 8 में से सॉरी देखो यहां मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2, ये 4 और ये 4। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल ये डिविजिबल है। 13 से ये नंबर डिविजिबल है, इसलिए पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। अगर हमें पता होता है, यहां पे मैंने माइनस करने में मिस्टेक कर दिया था, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर डिविजिबल है और कोई भी 13 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में क्या करना था आपको कि सिर्फ और सिर्फ अप्रोच लगाना था। अगर आप 4 से देख रहे थे कि 13, जिसे ये पता होता कि 1/25 26 हो रहा है और 2 साल का है और 26 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो पता है उसे कि 26 की वैल्यू मुझे निकालनी है, 26 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 26 का स्क्वायर 13 से डिविजिबल होगा क्योंकि 13 से 26 डिविजिबल है। तो हम सिर्फ 13 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लेते, ठीक है। ऐसा था इस सवाल में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें और लगाने की कोशिश करें। देखो क्या कर रहा है, फिर से कुछ ऐसा ही सवाल है। गांव की जनसंख्या 15,625 है। 2 वर्षों में 8%, 12% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष 22% की कमी होती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या क्या होगी? फिर से क्या हम करने जाएंगे? रेशियो वाला मेथड ही लगाएंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और देखेंगे अगर 8% है, पहले 8% क्या हुआ है? बढ़ा है। फिर पहले साल, फिर दूसरे साल क्या हुआ है? 12% आपका डिक्रीज, फिर से बढ़ा है और तीसरे साल क्या हुआ है? 22% डिक्रीज कर गया है। ये 3 कंडीशन हुआ, मतलब 3 साल की स्टोरी पूरी मुझे यहां लिखनी होगी। तो अभी मैंने बोला कि जब भी ऐसा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो तो आपको क्या करना है? इसे फ्रैक्शन में पहले लिखना है। 8% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहोगे तो 100 से डिवाइड दो, 4 दूनी 8 और 4 25, मतलब 2/25। अगर पहले जनसंख्या 25 थी तो उसमें 2 की इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई? 27। पहले साल की कहानी। दूसरे साल 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12% को अगर 100 से डिवाइड दोगे आप तो देखो 3/25। अगर पहले जनसंख्या 25 थी तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 28 हो गई। फिर तीसरे साल घटी है, 22% की वैल्यू 11/50, 100 से डिवाइड दोगे तो पहले जनसंख्या अगर 50 थी तो 11 घट के 39 हो गई। अब मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है और इनकी वैल्यू निकालिए, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मुझे पता है इनकी वैल्यू दी हुई है सवाल में, कितना? 15625 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 50 और मल्टीप्लाई में 27 इंटू
28 इंटू 39। क्या फिर से 39 आ गया? 39 किससे कटता है? 13 से कटता है ना, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 13 से कट रहा होगा, क्योंकि ये नंबर पूरा इन्हीं को काटेगा, क्योंकि सभी के लास्ट में 5 है तो इनमें से किसी को काट नहीं पाएगा। अगर नीचे 13 का मल्टीपल होता तो मैं ये कह सकता था कि हाँ सर 13 तो एक को कट चुका है, ऊपर वाला भी 13 कट गया और नीचे वाला भी, बट नीचे तो ऐसा है नहीं। जब नीचे ऐसा है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? आपको पता चल गया कि ऊपर जो है 13 का मल्टीप्लीकेशन है, 7 का है और किसका है? 9 का भी है। अच्छा, 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर दुनिया का अगर 9 से डिविजिबल है तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा, सिंगल डिजिट तक जोड़ लेना है। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि 144 9 से डिविजिबल, अगर 144 9 से डिविजिबल है तो इसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा। 4 4 8 1 9 आ रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे कोई भी नंबर आप उठा लो, जैसे 729 729 9 से डिविजिबल, इसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा। 9 2 11 11 और 7 18, फिर से इनको जोड़ दो, कितना आ गया? 9। इसीलिए 3 डिजिट लिया था कि 2 डिजिट में वैल्यू है, तो आप कंफ्यूज ना हो। मतलब आपको उसको जब सिंगल डिजिट तक लिखोगे ना, 9 से कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो उसका सिंगल डिजिट में उसका सम 9 आएगा, ठीक है। तो यहां अगर 27 है तो 9 का मल्टीपल भी है, किसका सिंगल डिजिट में 9 आ रहा है वो हम चेक करते हैं। 4 और 4 8 और 1 9, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 7 2 9, 4 और 4 8 1 9, ये पॉसिबल है। 5 5 4 9, ये भी पॉसिबल है। 6 6 2 8 1 9, ये भी। 3 ऑप्शन हमारा पॉसिबल है। तो अब मैं किसकी डिविजिबिलिटी चेक करूंगा? 13 की। 13 की डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राइट हैंड साइड से पेयरिंग करना शुरू करो 3-3 नंबरों का। अगर 3-3 नंबरों का पेयरिंग करोगे और आप उनका डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस 13 से 11 से और 7 से अगर डिविजिबल है तो जिससे भी डिविजिबल होगा वो नंबर डिविजिबल माना जाएगा। अब मुझे 13 के लिए चेक करना है, तो अगर इधर से 3 नंबर कितने? 120, 120 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 105। क्या 105 13 से डिविजिबल है? नहीं है। 230, 230 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 217। क्या ये 13 से डिविजिबल है? ये भी 13 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, एक ऑप्शन मैं पहले ही 9 से डिविजिबिलिटी के रूल से एलिमिनेट कर चुका था, बचा कौन? एक ऑप्शन। क्या ये 13 से डिविजिबल है? बिल्कुल, इसको होना ही पड़ेगा 13 से डिविजिबल। कैसे देखते हैं? 742 में से 14 अगर माइनस कर दे तो कितना बना? 728, 728। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। 13 बचे 65, बचा कितना? 7 7 7 और 8 78, 13 छक 78, ये नंबर 13 से डिविजिबल। तो बहुत बड़ा नंबर था जिसको आपको मल्टीप्लाई करना होता और ये करना होता। आप पूरा का पूरा टाइम अपना किस सिर्फ डिविजिबिलिटी से बता लेते, और मैं तो इतना बता भी रहा हूं आप, मैं तो आपको इतना चीजें बता रहा हूं। एक बार आप जब सीख जाओगे इस चीज को तो आप सिर्फ क्या देखो कि इधर का नंबर पूछा वैल्यू या इधर की वैल्यू पूछिए, उसमें जो जो डिजिट आ रहा होगा अगर वो नहीं कट रहे होंगे, एक बार ऐसे लिखने के बाद आपको दिख जाएगा। प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपको खुद ही इस बात का आइडिया लग जाता है कि कौन सा सवाल कट रहा है, कौन सा सवाल नहीं कट रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है, इसीलिए मैंने एक आसान सवाल भी डाला है। परसेंटेज का ये पूरा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। इस पे रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, रेलवे से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर का सवाल है सारा एवरीथिंग यहाँ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आपको बस जुड़े रहना, और इसका सवाल, इसका आंसर तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को क्या करें। एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ी है, ठीक है। किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? पहले मैं बेसिक ही आपको बताऊंगा, ठीक है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 100 से डिवाइड दोगे तो कहोगे सर ये तो 1/10 हो जा रही है। अगर पहले जनसंख्या 10 थी तो 10% अगर वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा, मतलब वो जनसंख्या 10 से 11 होगी। 2 साल की बात कर रहा, तो 2 साल में दोनों का स्क्वायर ले लो। पहले अगर जनसंख्या 100 रही होगी तो अब बढ़ के 121 हो जाएगी। पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? 100, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 121। क्या पहले जनसंख्या 100 है? नहीं, सवाल में तो कितना दे रखा है? 10,000। तो 100 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 121 की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 की वैल्यू आपको दे रखा सवाल में 10,000, तो 1 की वैल्यू आप अगर निकालने जाओगे तो 10,000 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। 1 की वैल्यू 100 आ गई, 121 की वैल्यू, यहां भी 2 जीरो लगा दो, यही आपका आंसर है 1110, ठीक है।
वरना अगर कोई ओवरऑल इंक्रीमेंट भी दिखता है। अच्छा एक बात और आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप सवाल तो लगा रहे हो बट सवालों के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। ये सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि आप देखो कि कोई जनसंख्या यहां से 10% बढ़ी, फिर यहां से आके 10% बढ़ी, ठीक है, तो इसको सक्सेसिव इंक्रीमेंट कहते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्या होता है कि जब बार बार बेस चेंज होता रहे परसेंटेज के कंपैरिजन का, उसको हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट कहते हैं। कैसे बेस चेंज हो रहा, पहले 100 अगर रहा होगा, 100 से ये 10% बढ़ के 110 पे गया होगा, अब यहां से अगर 10% बढ़ रहा तो ये 121 पे जा रहा है, तो क्या अब परसेंटेज का बेस नहीं चेंज हो रहा, पहले 100 का अगर 10% बढ़ाएंगे तो रुपए में कितना बढ़ेगा, 10 रुपए। अब 110 हो गया, अब 110 का अगर 10% बढ़ाएंगे तो रुपए में कितना बढ़ेगा, 11 रुपए। तो क्या बार बार बेस चेंज हो रहा, पहले 100 पे 10% लिया, पहले फिर 110 पे 10% लिया मैंने। तो याद रखना कि जब भी बेस चेंज हो, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमेशा क्या करते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट उसे कहते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है कि अगर 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। जैसे यहां 10% था तो एक पहले साल भी 10% था, दूसरे साल भी 10%, तो x की वैल्यू पहले साल है, ये y की वैल्यू है दूसरे साल। मान लो यहां अगर चेंज कर देता तो हम चेंज देखते, तो यहां चेंज ही नहीं किया, तो दोनों साल 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, टोटल कितना है, 21% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर 10-10% 2 साल उसको बढ़ाया गया है तो टोटल इंक्रीमेंट कितने का है, 10% का। 10% का मतलब कि टोटल इंक्रीमेंट 21% का, 21% 10,000 का कितना होगा, 2100 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर 2100 होगा तो 10,000 पहले और 2100 जोड़ेंगे तो 12,100 आएगा ना हमारा आंसर। तो ये तरीका है कि हम ऐसे भी इसको कर सकते थे, ठीक है, बट हम रेशियो मेथड इसलिए लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर 10% की जगह फ्रैक्शन में नंबर पूछा होता कि 12.5% अगर उसकी जनसंख्या बढ़ गई तो 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं। अगर उसकी जनसंख्या पहले 8 थी तो 1 बढ़ के 9 हो गई होगी, इसलिए इस मेथड को यूज करते हैं, रेशियो वाले मेथड को। सक्सेसिव वाले मेथड को हम लोग जानते हैं बट हमेशा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वाले जब डिजिट आपके पास आ जाएंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपको मेथड तो दोनों ही जानना है, बट यू हैव टू लर्न अबाउट दिस बोथ मेथड, कि आपको दोनों पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे सवाल को, क्योंकि भीड़ बहुत है, बहुत बच्चे फॉर्म डालते हैं, ठीक है, इस वजह से आपको अवेयर रहना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि सेशन ये बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है, अगर आप लगे रहेंगे तो आपको बहुत कुछ, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आए, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। आप जरूर इसको अटेंड करें, पूरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि क्या कर रहा है। ऐसे सवाल भी आपको बहुत परेशान करते हैं, बट ऐसे सवालों को भी हम लोग बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना और कमेंट में आंसर जरूर बताते रहना। क्या कर रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 400 है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 10% और 20% की वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। आपको गांव की जनसंख्या दे रखी मेल एंड फीमेल, ठीक है। कहा जा रहा है कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में करीब मेल 10% से बढ़ा है और फीमेल जो है 20% से बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, पहले 4000 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है आपकी 4500। तो जनसंख्या में इंक्रीमेंट कितना हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट अगर मैं देखूं, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट में देखूं तो कितना हुआ है मेरे भाई, 4500 माइनस 4000 कितने का हुआ है, 500 का हुआ है। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट अगर 500 का हुआ है ओवरऑल गांव की, मेल और फीमेल मिलकर दोनों बढ़े, अगर मान लो कि मैं थोड़ा इसको और आसान बनाना चाहूं कि 10% मेल भी बढ़ा होता और 10% प्लस 10% में इसे ब्रेक कर लिया, तो अगर ओवरऑल दोनों बड़े होते 10-10%, तो ओवरऑल अगर दोनों की जनसंख्या 10-10% बढ़ेगी तो टोटल जनसंख्या भी 10% बढ़ जाएगी। तो टोटल जनसंख्या अगर 10% बढ़ेगी तो 4000 का 10% कितना होगा, 4000 का 10% कितना होगा, 400। मैं निकाल रहा हूं बट इतना करना नहीं है, 400 होगा, कि जब दोनों 10-10% बढ़ जाते तो 400 बढ़ते, ठीक है, बढ़े कितना है 500,
तो 100 का जो डिफरेंस आ रहा वो किसकी वजह से आ रहा, जो फीमेल को 10% हमने नहीं लिखा था, जो इनका इंक्रीमेंट नहीं लिखा था, मतलब ये जो 10% फीमेल की जनसंख्या बढ़ी है वो 100 बढ़ी है, तो 10% की वैल्यू 100 है। कोई भी जनसंख्या इंडिविजुअली जब ऐसे मेथड से निकाल रहे होते हैं तो जिसका निकाल रहे होते हैं उसी का 100% लेते हैं। तो 100% फीमेल जनसंख्या अगर निकालनी तो 10 सी से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 10 सी से भी, तो ये 100% आ जाएगा और ये आपका 1000 आ जाएगा। मतलब फीमेल की जनसंख्या गांव में कितनी है, 1000 है। अब आपसे पूछ रहा किसकी, तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, तो टोटल जनसंख्या अगर 4000 थी, 1000 फीमेल थी, तो 3000 के कौन रहे होंगे, मेल रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। कब, नए सदस्यों के आने से पहले। याद रखना ये मेथड सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी लगाया जाता है, यही मेथड से दो अलग अलग, जब एक ही अमाउंट को दो अलग अलग भागों में बांटकर दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के और अलग अलग सालों के लिए दे दिया जाता है। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और मेल और फीमेल वाला में बहुत काम आता है। ये गांव की जनसंख्या इस तरह से बढ़ी, तो देखो रेलवे एनटीपीसी ने प्रीवियस ईयर में पूछा 2021 में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग किसी पहले वर्ष एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष फिर 10% की कमी होगी, दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष इसकी शुरुआत में कितनी थी। ठीक है, पहले वर्ष ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय सेकंड ईयर 10%, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर द पॉपुलेशन वाज इतना, द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। देखो आपको क्या दे रखा है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको दे रखा है कि पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ी है, दूसरे साल 10% घटी है, तो फाइनली जो घटने के बाद है वो जनसंख्या दे रखा है। तो कह रहा है कि इससे पहले मतलब शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी। तो फिर से मैंने कहा कि 10% क्या है, पहले बढ़ी है और फिर घटी। ठीक है, तो आप सक्सेसिव वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है वहां में 1-10 आपको माइनस में लेना होगा। लेकिन अब हम लोग रेशियो मेथड इसमें लगाएंगे। रेशियो मेथड क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर पहले जनसंख्या 10 थी तो बढ़ के 11 हो गई, फिर एक बार 10% घटी है, तो पहले जनसंख्या अगर 10 थी तो घट के कितनी हो गई, 9 हो गई। मतलब 99 की वैल्यू दी हुई है और 100 की वैल्यू मुझे निकालनी है, वो यही तो पूछ रहा है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 47320/99 इंटू 100, मतलब ये है कि 99 से ये पूरा कट रहा होगा। मैं काटूंगा नहीं, मैंने बोला कि आपको इसमें वही सिखाने वाला हूं जहां आपको टाइम ना लगे। टाइम अगर लग गया तो फिर सेशन देखने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बेहतर तो बुक में भी लिखा है, बट आपको नए चीजें भी सीखनी है और टाइम कम लेना है, लॉजिकली चीजों को करना है। मैं ये नहीं करूँ कि कोई रामबाण में लाके आपको दे दूंगा, ये वो ऐसी कोई चीज देने वाला हूँ जिससे आपको ये हो जाएगा, बट ये चीजें आप जानते हो पहले से, बस इसको अप्लाई करना है आपको। मैं कह रहा हूँ इसकी पूरी वैल्यू कंपेरिजन करना हो, ये वैल्यू कितना हो गया 99 और ये कितना हो गया 100, कि पहले अगर जनसंख्या 100 थी वो बढ़कर कितनी हो गई 99, और 99 की वैल्यू सवाल में दे रखी, 100 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखना कितनी जल्दी ये सवाल लगता है, बिल्कुल चुटकियों में लग जाएगा आप सवाल। मुझे पता है ये 99 से पूरा कट रहा होगा, तभी तो कोई नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, मैं अप्रॉक्स वैल्यू बोल रहा। अच्छा 99 से कटने के बाद लास्ट में कितने जीरो आएगा, 3 जीरो। 3 जीरो किस किस में है, किसी में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 जीरो है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखें ऐसा सवाल था कि जिसमें पेन भी नहीं हटा था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। आप देख रहे हो कि इस सवाल को आपने भी लगाने की कोशिश की होगी, बट ऑब्जर्वेशन से आपने कितना जल्दी कैलकुलेशन से बच गया। 99 से आप इसे डिवाइड देने जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्योंकि देखो ये पूरा 30 क्वेश्चन का सेट है, तो 30 क्वेश्चन का सेट सीबीटी 1 में पूछा जाता है रेलवे के, तो 30 क्वेश्चन के सेट के भी लिए ये सवाल है आपके पास, पूरा 30 का 30 सेट, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, परसेंटेज टॉपिक का, जो हर बच्चे के लिए बहुत परेशान करता है। इसके बाद हम नंबर सिस्टम, अलजेब्रा सब लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, और भी आप इस पे सेट पड़े हुए हैं रेलवे एनटीपीसी के, आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं उसको। ठीक है, देखते हैं गांव की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान संख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष क्या होगा। कितना आसान सवाल है ये। अगर 10% बढ़ा है कोई भी जनसंख्या,
इसको तो बिना पेन उठाए करने की कोशिश करो। 10% बढ़ा है तो इसका 10% कितना होगा, तो एक जीरो हटा लो, कितना हो गया 2000। तो पहले अगर 10% तो अब नया क्या होगा 22,000। क्या इसमें कुछ करना भी था, ये बताओ। जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई तो 10 से कितना हो गया है 11, 11 का मल्टीपल कौन है, एक ही ऑप्शन है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 जीरो कम पड़ जाएंगे ना, एक जीरो हटेगा तो। और वैसे भी 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 2,000 इसमें ऐड होकर 22,000 हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या 5 सालों में किसी गांव की जनसंख्या 1,75,000 से 2,62,500 हो गई है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द पर ईयर। आप इस सवाल को लगाओ, क्योंकि देखो क्या है अर्थमेटिक के अंदर भाई, कि आपको सवाल जब तक समझ नहीं आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। जब तक सवाल क्या रहा आपसे, क्या मांग रहा, आपको ये जब बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आपसे वो 5 साल की एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो 5 से डिवाइड होगा और फिर पहले वाले से कंपैरिजन किया जाएगा कि वो पहले वाले से कितना परसेंट ज्यादा है या उसका कितना परसेंट है, जो पूछ रहा है कि उससे उसका कितना परसेंट होगा। तो अगर दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो कितना आएगा, देखो 175,000 और 2,62,000 हो गई है कितने सालों में, 2,62,500 हो गई है कितने सालों में, 5 सालों में। तो 175,000 मैं यहां से ले लू 0,057 और ये हो गया 1 और ये हो गया पूरा कैंसिल। 0,05 12 में से 5 गया 7 और ये आपका हो गया अच्छा सॉरी ये बच गया 15 में से और ये 5 साल में टोटल जनसंख्या बढ़ी है। एक साल का पहले निकालो आप, ये एवरेज वैल्यू पूछा है। तो 875 को अगर मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो 1 बार, 7 बार में, 5 बार में और 000, मतलब एक साल में जनसंख्या कितनी बड़ी है, इतनी है। एवरेज इंक्रीमेंट इतना है। ये उसका कितना परसेंट है, देखो एक ही जीरो तो वो ज्यादा है, मतलब कितनी बड़ी है 10%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये उसका निकालना है तो इस दिस 175,000 कितना परसेंट है, 175,000 का इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे ये एक बार में कट गया, कितना आ गया 10%। वैसे भी 10% आ रहा था और ऐसे भी 10% आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से अभी थोड़ी देर मैंने सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला एक सवाल आपको कराया था कि कोई चीज अगर हर बार बेस बदल के बढ़ रही है, अपना बेस मतलब जो आधार है उसका हमेशा परसेंटेज कंपैरिजन का आधार चेंज हो रहा है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। कैसे, देखो इस सवाल में एक जीवाणु हर 10 मिनट में 6% की दर से बढ़ती है, फिर अगले मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 बार बढ़ रही है तो बढ़ जाती है, तो 20 मिनट के अंत में उसकी जनसंख्या कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 6% और 10%, 2 बार बढ़ी है। तो मैंने बोला 10 प्लस 6%, 6 प्लस 10 प्लस 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 16.6% ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोल रहा, तो मैंने बोला अभी जब 2 बार पहले 10 मिनट में यहां बढ़ी होगी कितना 6%, फिर अगले 10 मिनट में 10%, तो हर बार बेस चेंज हुआ ना, यहां से यहां आया, फिर अब परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन होगा। तो इसके तो जब भी ये बेस चेंज वाला सीन आएगा आपके पास, जब भी बेस चेंज वाला कुछ हो रहा होगा तो आपको सक्सेसिव वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला लगाना है तरीका। आपको हमेशा बोला कि वो भी बोल रहा ओवरऑल चेंज यही होगा परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई डाटा कुछ दिया होता तो हम डाटा के बारे में सोचते, बट इस सवाल में कोई ऐसा डाटा दिया ही नहीं था। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, फिर से पढ़े। अभी थोड़ी देर पहले कराया और आपको इसको खुद करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेम सवाल कराया है, आपको इस सवाल को फिर से करना है।
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000, ठीक है। द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, मेल और फीमेल पॉपुलेशन कितने से बढ़ गई? 10% से। तो कहा जा रहा है कि तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी, ठीक है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या कहना है? सबसे पहले आपको लिखना है मेल और फीमेल। मेल कितने से बढ़ा है? 5% से, और फीमेल कितने से बढ़ी है? 10% से। 5% और 10% से बढ़ा है। टोटल जनसंख्या 10,000 से 10,800 हो गई, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 800 का। हुआ है कि नहीं हुआ? अब अगर मैं यहां से फिर से इन दोनों को सेम परसेंटेज में ब्रेक करना हो, तो ये 5% और ये भी 5% प्लस 5% होगा। अगर मेल भी 5% बढ़े, फीमेल भी 5% बढ़ेगा, तो ओवरऑल गांव की जनसंख्या भी 5% बढ़ेगी। अगर मान लो किसी गांव की जनसंख्या 1000 और वहां टोटल 1500 हो गए गांव की जनसंख्या, ठीक है, और तो मेल भी बढ़े होंगे, फीमेल भी बढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं दोनों को बराबर मानूं कि दोनों ने 5-5% का इंक्रीमेंट किया होगा, तो 5% अगर बढ़ता तो 1000 का 5% कितना होगा? सॉरी, 10,000 का। देखो एग्जाम में आपको इतना करना नहीं, कितना होगा? 500 होगा। अच्छा, बढ़नी चाहिए थी 500, बढ़ी कितनी है? 800। तो 300 किसकी वजह से बढ़ा है? इस 5% की वजह से। इस 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 300। अगर ये 100% रहता तो कितना होता? तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100% बनेगा, और ये 20 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा? 6, और उस पर 3 जीरो, 6000। तो फीमेल कितनी हो गई? 6000। मेल कितना हो गया? 4000। टोटल जनसंख्या अगर 10,000, पूछा क्या है? कितनी महिलाएं? 6000। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवालों को हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि दोनों को एक सेम परसेंटेज वैल्यूज में लाओ, कि दोनों अगर सेम बढ़ते तो कितना बढ़ाते गांव की जनसंख्या। तो मैंने सेम दोनों को 5-5% कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा इस मेथड को अपना क्यों रहे सर, दोनों को अलग अलग? क्योंकि अगर मान लो कि ये 10.5 बढ़ता या 5.5 बढ़ता परसेंट बढ़ता, तो हमें सिर्फ 0.5% की वैल्यू तो यहां से कंपैरिजन करनी पड़ती। तो कितना आसान मेथड हो जाता है ये देखो, ठीक है। क्योंकि 5% तो उधर हम ले लेते, 0.5% की वजह से पूरा चेंज आ रहा था। 0.5% की वैल्यू है, फिर कंपैरिजन 100% के अकॉर्डिंग कर लेते। अगला देखें। 1000 पॉपुलेशन थी, बढ़कर हो गई 1331। तो कितने सालों में ऐसा हुआ होगा? फिर से सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। अगर मान लो कि रेट 10% है और कोई जनसंख्या 1000 से 1331 हो रहा है, 10,000 1000 से कितना हो रहा है? 1331। 1000 किसका क्यूब रूट है? 10 का, और ये किसका है? 11 का। अब ये एक साल का इंक्रीमेंट कितना हो गया? 1/10 इंटू 100। तो यही कंपेरिजन सेटिस्फाइड करा रहा, तो कितना? 10% हर साल बढ़ी है, और सवाल के अनुसार भी करा। तो हमने इसका क्यूब रूट लिया, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? 3 साल। जो पहले से इस मेथड को जानते हुए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये मेथड है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे यहाँ जनसंख्या बोल देगा, वहां बोल देगा कोई धन, कि कोई मूलधन जो है वो 1000 से बढ़ के 1331 हो गया है, ठीक है। तो कितने सालों में ऐसा हुआ होगा? रेट 10% दे रखा है, तो ठीक है। आगे चलते हैं। देखो कितना कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है, कितना सारे ऑप्शन आपको एक ही टाइप के दे रखे हैं और उनको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? जब तक आप यूनिक तरीका या कुछ ऐसा अप्रोच नहीं जानोगे कि हमें पूरा सॉल्व ना करना पड़े, और मुझे जितना काम भर सॉल्व करना, बस एक आधा स्टेप सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाए, उससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते करें। लुधियाना शहर की जनसंख्या सालाना 20% बढ़ी है। यदि इसकी वर्तमान संख्या इतनी है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट विल बी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 years। अब देखते हैं सवाल में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 100 से इसे डिवाइड दे देना आप 1/5। अगर पहले जनसंख्या 5 थी, तो अब 1 साल में बढ़ के 6 हो जाएगी। मैंने कहा 2 साल की बात करेगा तो स्क्वायर कर दो, 3 साल की बात करेगा तो क्यूब कर देंगे।
तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो पहले जनसंख्या 25 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 36। 25 की वैल्यू सवाल में दे रखा है, 36 की वैल्यू निकालना है। अच्छा सवाल में 3 बार 0 है तो 25 से वो पूरा कट रहा होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 847000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 36 है। 36 किससे डिविजिबल है? 9 से। तो जो आंसर भी आ रहा होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि 9 जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा। तो कौन सा ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 9 है? शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। जहां 9 जिसका सम बनेगा उसे हम हटाते जाएंगे। जैसे 8 और 1 9 हट गया, ये 9 तो खुद ही कैंसिल हो गया, 6 और 3 9, ये पॉसिबल है, हमारा आंसर हो सकता है 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, यहां 2 बच गया, ये 9 से नहीं डिविजिबल है। 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, 6 2 8 और 1 9, एक रह गया, ये भी नहीं पॉसिबल है। 6 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 और 2 6 यहां रह गए, ये भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए? सम ऑफ डिजिट 9 उसका होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर, अभी जो नए बच्चे हैं या जो मैथ्स को पहली बार इस तरीके से लगा रहे हैं मेरे साथ, तो वो बस ये जान लें कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, अगर वो 9 से पूरी तरीके से कट रहा तो उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 होगा। जैसे यहां हमने किया, जैसे ये बहुत बड़ा नंबर था, ठीक है, जहां 9 बन रहा उसको हटा दिया, 8 और 1 9 इसे हटा दिया, इसे काउंट ही नहीं करना है। 6 2 8 और 1 9 इसे भी काउंट नहीं करना है, बचा क्या 1। अगर ये भी किसी के साथ अगर 8 होता और 9 बना लेता तो ये और दो ऑप्शन मैच कर जाते, तो फिर हम कुछ और देखते कि चलो अब तो फाइनली निकालना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में आपने काफी कुछ सीखा है। इतना बड़ा कैलकुलेशन था, अगर हो सकता और भी कुछ डाटा इधर दे देता तो हमें उससे डरना नहीं था। मुझे पता है कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, वो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसे करें, ये फिर से तो वही रिपीटेड सवाल है आपके पास। क्या कर रहा था, गांव में 4000 लोग हैं, मेल और फीमेल। अब 10% और 20% की वृद्धि होती, परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 4500। तो नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? पुरुष और महिला, मेल कितना है? 10% है, फीमेल आपका कितना है? 20% है। ठीक है, ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 4000 से 4500, तो इंक्रीज कितने से कर गया? 500 से। 500 से इंक्रीज किया, अगर ये भी 10% बढ़ा होता और ये भी 10% प्लस 10% में से ब्रेक कर लें, ये भी 10% और 10% बढ़ा होता, तो ओवरऑल अगर दोनों 10% बढ़े होते तो 4000 का 10% कितना होगा? 400 बढ़े होते। तो 400 अगर इसमें से माइनस कर दूं मैं, जबकि बढ़ना कितना था? 500, लेकिन 400 बढ़े, तो 100 जो है वो किसकी वजह से आ रहा? ये जो फीमेल 10% बढ़ी, तो 10% की वैल्यू कितनी है? 100। 100% की वैल्यू, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ गई? 1000। तो फीमेल कितनी हो गई? 1000। पूछा पुरुषों की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 4000 थी, 1000 अगर फीमेल है तो मेल कितने रहे होंगे? 3000। अगर ज्यादा तेज हो रहा है या आप कुछ और चाह रहे हैं कि आपको और सेशन दूसरे अलजेब्रा वगैरह के, ये एनटीपीसी से रिलेटेड ज्योमेट्री मेंसुरेशन के सेशन भी लाए जाए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर ये चाहिए आपको, जो भी जहां आपको दिक्कत है। सारे पूरा अभी एग्जाम CBT 1 CBT 2 तक आपको पूरा कंटेंट जो है आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। ठीक है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि रीजनिंग का भी बहुत जल्दी सेशन शुरू होगा। जीएस में जो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है उसका सेशन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, फिर से एक ऐसा डाटा जो आपको परेशान कर सकता है, जिसमें टाइम लग सकता है, बट मैंने कहा कि परसेंटेज है भाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो भैया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर कंपैरिजन करो कि किसका मल्टीपल कौन बन रहा है, वही आपका आंसर होगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? क्या कर रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 8% घबरा कर चली गई, ठीक है, बाकी 10% आपको क्या हुआ? 10% और 20, सॉरी नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चले गए। ये तो हो गया था, हाँ ये सवाल था, करते हैं इसको। क्या कर रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या में 5%
आबादी की महामारी के कारण मर गई, शेष आबादी 8% घबराकर छोड़कर चले गई। वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो शुरुआत में शहर की जनसंख्या कितनी रहेगी? अच्छा, कोई बच्चा कोई होगा वो पहले पेन पेपर उठा लेगा, बट मैं कह रहा हूं कि पहले पेन पेपर मत उठाओ। जब आपको सवाल पहले समझ आ जाए तो आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओ। क्या कॉमन सेंस लगाना है कि जो ऑप्शन आपको दिया गया है या जो आपको वैल्यू दी गई है और किसके बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है और शुरुआती जनसंख्या पूछ रहा है। क्या इस जनसंख्या में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2 बार जनसंख्या घटी, एक बार 5% घटी, एक बार 8% घटी। तो मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये वर्तमान वैल्यू दे रखी है, मतलब ये घटने के बाद इससे पहले कुछ रहा होगा जनसंख्या, और 2 साइकिल घटने के बाद 88,274 हो गया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जनसंख्या क्या थी, ये जो पहले 5% घटी फिर 8% घटी, तो ये जो 2 बार जनसंख्या घटी 5% 8% घटकर ये हो गई, तो आपसे स्टार्टिंग पूछ रहा, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग जनसंख्या रहेगी इससे ज्यादा रही होगी। इससे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन इससे ज्यादा है। एक ऑप्शन जो इससे कम वाला पहले वो एलिमिनेट हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सवाल पे आते हैं, 5% आबादी महामारी के कारण चली गई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 100 से डिवाइड दोगे 1/20। अगर पहले जनसंख्या 20 थी तो एक घटकर कितनी हो गई? 19। दूसरा केस कह रहा 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। अगर पहले जनसंख्या 25 थी तो घटकर कितनी हो गई है? 23। अब आगे क्या कह रहा है कि अब इससे पहले जनसंख्या कितनी थी, यही दे रखा है। तो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू, इस प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दे रखा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि जो जनसंख्या दे रखी है 88,274 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 23, और हमें वैल्यू निकालनी है 20 इंटू 5, 25 मतलब 500 की। मुझे पता है ये नंबर पूरा इससे कट रहा होगा कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि कोई भी नंबर जब हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो 500 से भी पूरे तरीके से कट रहा होगा, क्योंकि वो नंबर 500 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या जो भी नंबर आ रहा होगा। तो देखते हैं कि 500 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। पहले तो उसके लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, और फिर उसका जो अंत, उस 2 जीरो के बाद जो बचा होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। पहला फोर्थ ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर लिया था। क्या ये 500 से डिविजिबल है? 500 से आप डिवाइड दोगे तो 2 जीरो तो कट जाएगा, बचेगा क्या? ये 8। और 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। इसके लास्ट में क्या बच रहा? 2 जीरो हटने के बाद 8 बच रहा, तो ये डिविजिबल नहीं है। इस वाले ऑप्शन को देखो, अगर 500 से आप डिवाइड दोगे तो लास्ट में 6 बच रहा, हमें या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, क्योंकि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। वो भी ऑप्शन नंबर बी ही एक आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसका आंसर बी हो गया। आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो आप 19 यहां लिख रहे थे और यहां 20 लिख रहे थे, क्या आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्या इनको डिवाइड देना पड़ा? आप खुद देखो सामने। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सवाल को अपने तरीके से कर ले जाते या किसी और मेथड से, तो अच्छी बात है, आप 2x पे वीडियो देख लो अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है इससे पहले। लेकिन क्या आपने ये अप्रोच लगाया था? क्या इस तरीके से भी सोचा था? है तो बहुत सिंपल। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आसान है, बहुत आसान सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ के 22,500 हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 18,000 से बढ़ के कितनी हो गई है वो? ये तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज वैल्यू निकालने की कितनी इंक्रीमेंट कर गई है। कहां थी जनसंख्या? 18,000, उसे नीचे लिखते हैं। कितनी बढ़ी है? 22,500 हो गई है। कितने? 18 से, मतलब 4500 बढ़ गई है। इंटू 100, 2 जीरो यहां काटेगा, 1 जीरो यहां काट देगा। यह सीधा 45 से 4 बार में ये कट रहा है 180, और ये 4 से 25 बार में 25% इंक्रीमेंट है सीधा। इस सवाल में भी ऐसा कुछ नहीं था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा कि किसी गांव की जनसंख्या 10% और 20% लगातार बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% घट गई है। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष से पहले की जनसंख्या और शुरुआत की जनसंख्या का अनुपात आपसे पूछा। पहले कितनी बढ़ी है? फ्रैक्शन में लिखेंगे सीधा 10% और 20%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। और फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। पहले 2 वर्ष बढ़ी है, 10 से 11, 5 से 6, और फिर घटी है तीसरे वर्ष 4 से
3। रेशियो आपसे पूछा है, कोई कट भी रहा है क्या? कट तो रहा है, ये 3 और ये 2, तो ये पूरा हो गया 100 और ये हो गया 99। कौन सा ऑप्शन में? क्या पूछा? तीसरे पूछा क्या? फाइंड द पॉपुलेशन थर्ड ईयर टू डेट ऑफ 3 इयर्स अगो। 3 इयर्स अगो, यही पहला ऑप्शन आपका हो गया। कहा पहले साल इतनी जनसंख्या, दूसरे साल 20% बढ़ गई, तीसरे साल घट गई। तो कह रहा है कि जो पहले साल जनसंख्या थी और वो जो अब जनसंख्या है उनमें क्या रेशियो है। तो मैंने बोला ये आपका इनिशियल ओरिजिनल होता है और ये जो फाइनल आप निकाल रहे हो तो जिसके कंपैरिजन में वो होता है। इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक शहर की जनसंख्या में 62% शिक्षित लोग हैं। यदि शहर में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित व्यक्तियों की संख्या क्या है? देखिए, तो शिक्षित व्यक्ति 62% लोग शिक्षित है, 62% लोग शिक्षित है और इन्हीं की जनसंख्या पूछ रहा है। अशिक्षित कितने? 38%। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 2, 4, 5, 6, 7। अगर मैं 19% इसको कर दूं कि इसका आधा कर दूं तो इसके अभी आधा हो जाएगा 12, 28 से 3.5, ये हो गया। अगर मुझे उन 62% की वैल्यू निकालनी है, सवाल में कह रहा है कि 62% लोग शिक्षित है, बाकी लोग अशिक्षित है। अशिक्षित कितने हैं? परसेंटेज में 38% है। संख्या में कितने अशिक्षित है? 24,567 अशिक्षित है। तो मुझसे कहा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या निकाले, मतलब 62% की संख्या निकाले। तो मैं परसेंटेज में ही कंपैरिजन कर लेता हूं कि अगर 38% है, 19% है, 19 से अगर मुझे 62 पे जाना है तो पहले तो 3 गुना करना होगा। तो 57% की वैल्यू यहां से इसका 3 गुना आ जाएगा, लगभग 5 कैरी 1 और 5 3 3 9 1 10 8 3 24 1 25 3 दूनी 6 2 8 12 3 36 3638 57% की वैल्यू है। अभी मुझे 5% और चाहिए। तो देखते हैं इससे छोटी वैल्यू कोई है तो नहीं ना, या बड़ी वैल्यू, इससे छोटी एक वैल्यू उसको एलिमिनेट कर दिया। ये तो काफी बड़ी वैल्यू, ये भी एलिमिनेट कर दिया। 2 ही ऑप्शन बचे। अब मुझे पता है कि मुझे 62% की वैल्यू निकालनी है और 62% किसका मल्टीपल है? 31 और 2 का। इन दोनों ऑप्शन में से 31, 2 का तो मल्टीपल निकाल नहीं पाएंगे, 31 से कटा नहीं होगा क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। तो 31 का मल्टीपल चेक करो। अगर मैं इसको 40823 को अगर मैं 31 से डिवाइड दूंगा तो यहाँ आपको 01893 बार फिर से जाएगा ये, और ये 5 बचा और ये 1 हुआ और फिर से ये 2 हो जाएगा और 31 बचे तो पूरा 150 नहीं लगेगा। ये जाएगा कहां तक आपका? 31 चौको 4 124, फिर से ये 12 में से 4 गया 8 और ये 3 आ रहा है इधर, ये 3 उतर के नीचे आ जाएगा और ये 4 में से 2 283। क्या 31 से डिविजिबल है? देखते हैं। लास्ट में 3 चाहिए, नहीं डिविजिबल नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा डिविजिबल है। देख लेता हूं। 31 9 से भी नहीं जा रहा, नहीं कटेगा, नहीं डिविजिबल है। आपका ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा क्योंकि यही पूरा डिविजिबल हो। एक बार इसे भी चेक कर लेता हूं मैं। 40083 को 31 से भाग देना है एक बार में। 31 9 बचा 0 62 8 और ये बचा 2 फिर 8 310 होता है तो 9 बार में 9 यही पूरा कट रहा है 3 बार में 93। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो आप 31 के मल्टीपल से भी निकाल सकते थे, वरना कैलकुलेटिव तो ये सवाल है ही थोड़ा सा, बट कैलकुलेशन करना पड़ रहा है क्या? सिर्फ हमें 31 का मल्टीपल ही तो ढूंढना है। तो कई अप्रोच होता है किसी भी पेपर को करने के लिए, किसी भी सवाल को करने के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोच होना ही चाहिए। फिर देखें 4% की दर से बढ़ी 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 4% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/25। 1/25 का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या 25 से 26 हो रही है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/25। 25 से जनसंख्या कितनी हो रही है? 26 हो रही है। कितनी बार? तो 2 साल में। तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, मतलब जनसंख्या पहले 625 थी
अब बढ़ के कितने हो गए 676 हो गए। अगर 676 हो गई है जनसंख्या तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू है कितनी 120 और मैं इसको और जीरो को थोड़ा ब्रेक कर ले रहा हूं, डिवाइडेड बाई 625, 25 इंटू 25 ही लिख ले रहा हूं उसको, 25 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 26, 25 से ये 4 बार में, 25 से ये भी 4 बार में। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा आंसर आने वाला वो 16 से, 4 चौको 16, 13 से डिविजिबल होगा। तो पहले मैं चेक करता हूं कि 13 से कौन डिविजिबल है। अच्छा, लास्ट में जिसके इतने जीरो आ रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे जीरो कहीं मिलेगा ही नहीं। 6 और 4 का मल्टीपल कभी जीरो बनाएगा ही नहीं, एक ही जीरो तो आएगा। अब हमारे पास ये और ये तीन ऑप्शन मुझे चेक करना है कि पहले 4 से या 8 से मैं डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। तो 8 4 चौको 16 हो रहा ना, तो 16 8 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं ये चेक करता हूं कि 8 की डिविजिबिलिटी, 8 से कौन सा नंबर कट रहा है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि शुरुआत के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो। अगर इसके 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर दो, 8 तो पूरा कट जाएगा, बच जाएगा 20। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहां आते हैं, ये पूरा 8 से कट रहा है, यहां भी 920 है, यहां भी 920, पूरा कट रहा है। तो मैं 13 के डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लूंगा। 13 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि ऑल्टरनेट पेयर लेते जाओ। यहां से 3 लिया, फिर 3 छोड़ दो, 1 2 3, 3 छोड़ के 1 बचा, तो इन दोनों को जोड़ो तो 921, 921 में से 207 माइनस करेंगे, यहां बचा 4, ये बचा 1 और ये बचा आपके पास 7। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 बचे 65, 5 4 9, 5 और 1 6, 64 नहीं हो रहा। ये होना चाहिए 920 प्लस 1, 921 को अगर मैं 297 माइनस करूं तो 4, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 2 गया 6। ये पूरा कट रहा है 13 से, और यही हमारा ऑप्शन है। देख लेना 624 जो आपका 13 से पूरा कट रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो आप देख रहे हो कि सवाल में हम लोग ज्यादा मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन से कर रहे हैं, क्योंकि जब पेपर का टाइमर चल रहा होता है ना तो बहुत कम टाइम होता है और आप पैनिक हो जाते हैं ऐसे कैलकुलेशन को देखकर। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ये बहुत टाइम आपका बचाता है मल्टीपल वाला। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करेक्ट, जहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की जनसंख्या इतना है तो इससे 1 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? ठीक है, तो आपसे 21 की वैल्यू दे रखी है और आपसे 20 की वैल्यू पूछ रहा है। 5% बढ़ी है, बढ़कर इतनी होगी, तो 1 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। पहले जनसंख्या अगर 20 थी तो अब बढ़कर 21 हो गई है। 21 नहीं हुई है, 185,220 हो गई है। 21 से अगर इसको पूरा काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 21 सते 167, 8 1 2 160, 21 8 168 होगा, 168, 8 बार में 15 में से 8 गया 7 और 1 ये 17, 2 8 बार में 168, 4 बचा 2 42 0, और फिर इससे 2 से 1 कितना 88 को किससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे? 1764, 1764 सी ऑप्शन है। 20 की वैल्यू पूछ रहा है, 21 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा था। 8% महिलाएं और 12% वृद्धि हुई। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि देखो मैंने ऐसे बहुत सवाल इसमें कराए हैं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने बहुत करा रखा आपको। ठीक है, 5% की दर से बढ़ी तो 2 वर्ष पहले कॉलोनी की जनसंख्या क्या थी? देखो ये पूरा कैलकुलेशन का ही खेल है, जिसे कैलकुलेशन आएगा वही कर पाएगा ये। ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है शायद, क्या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा कटता नहीं दिख रहा है। ये 54 से 21 से कैसे कटेगा? एक कॉलोनी की आबादी 5400 थी जो प्रतिवर्ष 5 वर्ष की दर से बढ़ी। 2 वर्ष पहले कॉलोनी की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2018 में कॉलोनी, मतलब 2018 में जो है वो जनसंख्या 5400 होगी, 54,000। तो कह रहा है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, ये आपको निकालना है, यहां वाली वैल्यू। तो 2 साल पहले जो थी वो 5% की दर से बढ़ी है, तो 20 से 21
तो 2 साल के लिए अगर बढ़ी है तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो 400 से कितना हो गया 441। 441 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 5400 इंटू 441 इंटू 400। अब इसको सॉल्व करना है तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट चेक करते हैं कैसे होगा। 4 चौको 16, 216 और उस पे 4 जीरो, तो 441 से जाएगा कितनी बार में, तो 4 बार में जाएगा। 4 16 1764, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 6 गया 9 फिर ये 10 में से 3, फिर एक 0 आएगा। अच्छा, मुझे बस इधर वाला ही डिजिट चेक करना है। एक तो 4 वाला होगा, अच्छा 5 आएगा कि 8 आएगा या 9 आएगा, यहां से कितनी बार में इसको डिवाइड दे रहा है। तो ये देखते हैं, अगर 36 39 तक हमें जाना है, अगर 8 बार लगाऊं मैं 441 को 8 से करूं, 8 8 चौको 32, 8 छक 8 चौको 32 और 3 35, नहीं ये नहीं जा रहा, तो 9 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। 9 9 चौको 36, 3 और 9 चौको 36, 3 39 39 69। हाँ, तो एक ज्यादा आ रहा, 8 बार ही जाएगा, 8 बार ही जाएगा और 48980 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 5000 तो होने से रहा, 4 ही बार जा रहा। अब 4 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा कि 8 आएगा या 9, तो 5 तो आ ही नहीं सकता, ये 20 तक ही ले जाएगा, हमें जाना है 3960 तक। तो कौन ले जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमें लेकर जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। कह रहा है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक शहर के लोगों की जनसंख्या में 3% की वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख के आसपास है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इतना लंबा कैलकुलेशन है, वहां तो बच्चा देख के ही डर जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, बट देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। पहले जनसंख्या अगर 100 है तो पहले 3% बढ़ी है, 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/100। तो पहले जनसंख्या अगर 100 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई 103। 3% की फ्रैक्शन वैल्यू है ये, 3% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना लिखोगे 3/100। 3% 100 का 3% कितना होगा 3। अगर जनसंख्या 100 थी तो बढ़ के कितनी हो गई 300। तो कह रहा 3 साल में ऐसा हुआ, तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। The present population of the town is 3000। कह रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो 103 का क्यूब निकालना आना चाहिए कि कोई भी 3 डिजिट नंबर है उसका क्यूब हम निकालते कैसे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको पता होना चाहिए कि आप इसे लिख सकते हैं 100 + 3 का क्यूब, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में हो गया। a + b का होल क्यूब क्या होता है वो भी लिख दे रहा हूं, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो एक इसका क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 3ab, a और b अगर ये है तो 300, 3 3 900। अंदर में a प्लस बी 100 + 3 103 हो गया ये, इंटू 103। अब मुझे इसे ही सॉल्व करना है। पहले इसकी वैल्यू लिखूंगा, 1 पे कितने जीरो 6 जीरो, फिर 27, फिर 9 से इसे करेंगे तो क्या आएगा 3 9 27 और 2 जीरो और लगा लेंगे। तो 2 जीरो यहां लगा लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया, 9 ले लिया, 7 2 7 2 9 0 1। 103 की क्यूब की वैल्यू ये है, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू वहां दी हुई है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है कितने है 3 इंटू कितने जीरो है 2 3 3 6 जीरो इंटू दिस वैल्यू 109 27 27। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा देखो ये 81 इसको भी बनाएगा, इसे भी 81 बनाता चलेगा। तो किसमें 81 81 है
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो अभी तक जो 5% आ रहा था, 10% आ रहा था, हम फ्रैक्शन में लिख ले रहे थे, बट जब ये आने लगा 3% या 7% आ जाएगा या 11% आ जाएगा, तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। करा विमल सिक्योर्ड 46%। ठीक है, फिर से यहां पे वही दे रखा है कि विमल ने 46% अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 52% अंक प्राप्त करता तो पास होने से 8 अंक ज्यादा प्राप्त करता, जो पहला क्वेश्चन था। तो हमने इसमें शॉर्टकट आपको बताया कि परसेंटेज का डिफरेंस लेना। 52 और 46 का डिफरेंस कितना है? 52 और 46 का डिफरेंस आपका 6% है, 6% का, और सवाल में नंबर का सम कितना है? 18। तो 6% की वैल्यू कितनी है? 18 है। आपसे पूछा क्या है कि वह फाइंड द व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स टू हैड टू स्कोर टू क्वालिफाई द पासिंग मार्क्स, आपसे पूछा है। ठीक है, 6% की वैल्यू ये है। अगर मुझे 3% की वैल्यू निकालनी हो या 2% की वैल्यू निकालनी हो, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका आधा किया तो ये भी हो जाएगा 9। 46% की वैल्यू अगर निकालनी है तो 23 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 23 दूनी 46, 2 नमक 23 नमक 2 ज्यादा आ जाएगी मुझे वैल्यू, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 6 3 18। 6% की वैल्यू कितनी है? अगर इसे 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो ये 3% बन रहा है। 3 से 46 तो आ ही नहीं सकता, 3 से डिवाइड देंगे, 3 से डिवाइड ये तो कितना बन गया? ये 3 से डिवाइड दो, 2% की वैल्यू कितनी आ गई? यहां इसे भी 3 से दे, 6 आ गए, 3 छक 18। मुझे 46% चाहिए तो 23 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 से इसे भी करना पड़ेगा। तो 46% की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 138। पूछ रहा पास होने के लिए 10 अंक कम रह गए थे जब 46% प्राप्त किया था, तो 10 अंक इसे और दे दूं तो कितना हो जाएगा? 148। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 148 मार्क्स। ऑप्शन नंबर। ऐसा सवाल मैंने इससे पहले बता भी दिया था कि हो सकता है अगले में ऐसा पूछे, पासिंग परसेंटेज पूछे। इस बार मार्क्स पूछ लिया, तो मैंने 46% यहां से कंपैरिजन करके निकाल लिया कि 46% की वैल्यू कितनी होगी, तो 138 होगी। 10 नंबर और पाएगा, 148। इन एन एग्जामिनेशन सुनीता स्कोर 90% ऑफ what Anita scored, and Anita scores was 110% what Vinita scored, and Sunita is 100। मैं हिंदी पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। एक परीक्षा में सुनीता को 90% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में सुनीता ने अनीता के 90% अंक प्राप्त किए, ठीक है। फिर उसके बाद अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक से का 110% था। यदि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए हैं तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, पहले विनीता और सुनीता का, हम सुनीता का देखते हैं। सुनीता रेशियो क्या है? अनीता। सुनीता ने अनीता के से क्या 90% प्राप्त किया। अगर इसे 100 मार्क्स मिले तो इसे 90 मार्क्स मिले, तो मार्क्स का रेशियो कितना हो गया? 9:10 सुनीता और अनीता का। अब कह रहा है कि जबकि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक का 110% था, अनीता का प्राप्तांक विनीता का प्राप्तांक से, अनीता का प्राप्तांक विनीता को अगर 100 मिले हैं तो इसे 110 मिले, तो यहां रेशियो क्या हो गया? 11:3। जस्ट लाइक A:B, B:C। देखो ये अगर ये अगर A है सुनीता, तो अनीता B है, और ये विनीता C है। अब आपसे पूछा क्या है कि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए, ठीक है। सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए, तो विनीता को कितने अंक प्राप्त हुए? सुनीता की वैल्यू कौन देगा? ये 99 की वैल्यू सवाल में कितना है? 198। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 99 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि सुनीता विनीता को कितने अंक प्राप्त किए? विनीता को कितना है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 200 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले उसको? 200 मार्क्स मिले। रेशियो लेना था, या तो A:B और B:A भी आप ले सकते थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
दो छात्र एक परीक्षा प्रवेश के लिए उपस्थित हुए। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंकों के योग का 80% है, तो प्रत्येक का प्राप्तांक बताएं। मतलब दो विद्यार्थी है, एक परीक्षा में बैठा, एक को 1 से 15 अंक अधिक मिला का जो 15 अंक अधिक मिला है उनके कुल मार्क्स का 80% है। अगर दोनों के मार्क्स को मर्ज कर दिया जाए तो 15 जो है उसके कुल मार्क्स का 80% है। मतलब तो टोटल मार्क्स पूछ रहा, मतलब 80% की वैल्यू कितनी है? 15 है। अगर मुझसे कोई 1% की वैल्यू पूछेगा तो 15/80। क्या ऐसे करेंगे बताओ? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये मेथड गलत है। वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 15 अंक अधिक मिले दूसरे से, और कह रहा उनके अंकों का योग उनके अंकों का 80% है। ठीक है, तो हमें तो पता ही नहीं, तो हमने 15 को कैसे 80% के बराबर कर लिया? उनके अंकों के योग का 80% है, तो 100% की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो चलो हम लोग यहाँ ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर मैं मान लूं कि एक को अगर 6 अंक मिले हैं और दूसरे को 21 मिले, तो टोटल कितने अंक का पेपर है? 27 का। कहा जा रहा है कि ये 21 27 का 80% है। क्या ये 80% देगा हमें? नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन होने से रहा। ये ऑप्शन भी नहीं देगा, ये ऑप्शन भी नहीं देगा। ये ऑप्शन देखते हैं, टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 25। कहा जा रहा जो उसे मिला है वो टोटल 80% है। बिल्कुल ये 80% दे रहा है, 20 चौको 80। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया? पहला वाला ऑप्शन। तो वही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट वो 80% वाला कंसेप्ट जो मैं लगा रहा था कि 80% अगर 15 के बराबर है, 80% 15 के बराबर है, तो क्या उससे होगा? उनके अंकों के योग के बराबर है ना। तो अगर 80% की वैल्यू में 15 ले रहा हूं तो 15/80 हो गया, और 5 से काटूंगा तो 5 से 15 और 5 चुक, हाँ आ तो रहा है शायद ये 15/5 से ये 20 बार में, 5 से ये 16 बार में जाएगा, नहीं आ रहा। 5 से ये 3 बार में नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा। आपको ऑप्शन ही सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे सवालों के लिए ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है। ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने बहुत सवाल आपको कराया है परसेंटेज का। ये 2 सवाल आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। जिस बच्चे से हो जाए कमेंट में, सॉल्यूशन भी मुझे क्या करना है? कमेंट में भेजना है इसका कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सवाल किसमें पूछा गया? ग्रुप डी का सवाल है। अच्छा लेवल होता है पेपर का, ग्रुप डी के पेपर का अच्छा लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करें। हमेशा याद रखना कि जो ऐसे सवाल जब आते हैं कि 20% अधिक है उनका एवरेज या कुछ भी है, तो ये जो है मिडिल वैल्यू दे रखी है आपको। एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे और ये मिडिल वैल्यू है, क्योंकि दोनों का मिक्स है, लड़के लड़कियों का मिक्स करके आया है ना, तो ये तो एवरेज वैल्यू हो गई। अच्छा, 20% अधिक है लड़के, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर लड़कियों को 5 अंक मिलते हैं तो बॉयज को कितने मिलते हैं? 6 अंक। अगर बॉयज को कितने मिलेंगे? 6x। मैं x के फॉर्म में मान ले रहा हूं, लड़कियों को 5x मान ले रहा हूं। यहां से यहां और यहां से यहां डिफरेंस लेंगे तो उनकी संख्या देगी हमें 3:2। अब कुछ नहीं करना है, हम कैसे सॉल्व करते थे? ये जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू है, एक से बड़ा है और एक से छोटा है। इन दोनों में पहले बड़ा कौन है? ये, तो ये इससे भी बड़ा होगा, तो 6x - 70 अपॉन ये x से छोटा होगा तो 5x - 70 अपॉन 2/3। और उसके बाद क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद भी क्या करना, वो क्या है? लड़कियां, मतलब 5x जो है वो एवरेज है लड़कियों का, तो 5x की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी। 18x - 210 इक्वल्स टू 10x प्लस -140। एक में तो ये बड़ा होगा ना, सॉरी 70 - 5x होगा, तो यहां आ जाएगा आपका 140 माइनस 10x। अब ये उधर जाएगा तो कितना होगा? 28x बराबर, ये इधर आएगा तो कितना? 0 5 3 350। तो x बराबर कितना हो जाएगा?
350 अपॉन 28। आपको किसकी निकालनी है? 5 की वैल्यू, 5x की वैल्यू। 5 यहां पुट करेंगे, x की जगह क्या 5x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 यहां पुट करेंगे तो कितना, ये 7 चौ 28, 7 बचे 35, ये आ गया 2 से 2 बार में, ये 2 से 25 बार में, 125 बटे 2, जो कि आपका आ गया 62.5। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा, 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? ठीक है, तो अनुपात दे रखा, मैं इसको कुछ भी 5000, 500, 600 मान सकता हूं। अगर टोटल ये 11 है तो मैं मान लेता हूं कि 500 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं। कहा जा रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां खाता धारक है, तो इसका 20% निकालना है मुझे। मतलब अगर टोटल जनसंख्या 20% के फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा मैं? 1/5। अगर टोटल संख्या 5 है जिसमें से एक को छात्रवृत्ति मिलती है, 4 को नहीं मिलती है। लड़कियों में 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 लड़कियां हैं, उसमें से एक को नहीं मिलती, सिर्फ 3 को मिलती है। ठीक है, एक को मिलती है, 3 को नहीं मिलती है। तो टोटल संख्या अगर 5 है तो यहां 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 500। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। कितने में मिलने वाले? 4 की वैल्यू, तो 400 को नहीं मिलता है, ये नहीं मिलने वाले, नॉट एलिजिबल। दूसरे केस में क्या है? टोटल संख्या अगर 4 है लड़कियों की, तो 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 600। टोटल संख्या कितनी हमने मानी? 600। एक की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 100 अपॉन 4, 150। अगर 150 को नहीं, 101 की वैल्यू 150 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15 45, 450। ये वो है जो मेल है, बॉयज है और गर्ल है, जिनको नहीं मिलती। इनकी संख्या कितनी है टोटल? 850। कौन सा हो गया जिनको नहीं मिल रही? वो 850 होगी संख्या। आप यहां कुछ भी लेते, आंसर वही आना था, आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, तो 40% लड़कियां नहीं होंगी। 60% लड़के हैं तो 60 का 60% कितना हो जाएगा आपका? 60% लड़के हैं, 25% लड़कियां। साइकिल से स्कूल जाती है, तो साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों की संख्या निकालें। तो पहले हम लड़कियों की संख्या निकालने की, कितनी संख्या है? अगर 60 में 60% लड़के हैं तो 36 टोटल लड़के हो गए और 24 लड़कियां नहीं होंगी। अब कहा जा रहा है 24 लड़कियों में 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। मतलब 4 लड़कियां अगर टोटल हैं, उसमें से 25% निकाला जाए तो एक लड़की साइकिल से स्कूल जाती है, 3 लड़कियां नहीं जाती है। बट टोटल संख्या लड़कियों कितनी है हम ले रहे हैं? 4। क्या टोटल सवाल में 4 है? नहीं। कितनी है? 24 है। तो 4 की वैल्यू 24 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 6। कितनी नहीं जाती? एक जाती है 4 में से, 3 नहीं जाती है, तो 3 की वैल्यू 18। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टोनी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना चाहिए और उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक कितने थे? टोनी को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 40। पास होने के लिए कितना चाहिए उसको? 40%। पास होने की कंडीशन क्या थी कि अगर 120 नंबर लाया और 30 नंबर और ले आता तो क्या होता? ये भी पास कर जाता, मतलब ये दोनों बराबर हो जाते, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाती? 150। 20% की वैल्यू अगर इसको आधा करूंगा मैं, तो इसे भी आधा करना पड़ेगा। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75। 100% पूछ रहा है कि, तो इसको 5 गुना करो, इसे भी 5 गुना करेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 375। तो कितने मार्क्स का पेपर था टोटल? 370। कुल मार्क्स कितने थे? 375।
तो अंतिम क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन का पूरा सेट था ये। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला है, तो आप मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना। उम्मीद है ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप और कुछ चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर से जरूर लाइक करें। जो आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं रेलवे या और गवर्नमेंट एग्जाम की, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए आप लगे रहे, और इस बार रेलवे की नौकरी आपको लेनी है तो लेनी है, ठीक है। बस हमारे साथ जुड़े रहना। आज का सेशन आपने देखना है, औरों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।